थोड़ी देर की जिद्दोजहद के बाद मैं एक चौबी मकान के नीचे पहुंच गया, जिसकी रोशनियां पानी के कुछ हिस्से को रोशन कर रही थीं। कुछ फासले पर ऐसी जगह भी थी जहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वो काफी फासले पर थी और वहां तक पहुंचने की कोशिश खतरनाक भी हो सकती थी। इसलिए जो पहली पनाहगाह मुझे नजर आई, मैंने उसी का सहारा लिया था। मकान पूरी तरह आबाद था। ऊपर चलने फिरने और बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं सांस रोककर साकित हो गया। शुबह था कि किसी को मेरे यहाँ आने का अंदाजा न हो गया हो, लेकिन कई मिनट गुजर गए और कोई खास बात न हुई। मीरिया का कुछ पता नहीं था। पानी पर नजरें जमाने के बावजूद ऐसी कोई तहरीक न महसूस हुई जिससे मीरिया की मौजूदगी का अंदाजा होता। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आए, कहीं वो डूब न गई हो, किसी और हादसे का शिकार न हो गई हो। जिस मकान से हम पानी में कूदे थे उसकी तरफ भी खामोशी छाई हुई थी। न जाने क्यों उन लोगों ने पानी में उतरकर हमें तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। काफी देर तक मैं उस पनाहगाह में छुपा रहा और फिर मैंने फैसला किया कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए। बेचारी मीरिया के लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि खुद भी उस इलाके से लाइल्म था। जहन में बार बार ये ख्याल आता था कि वो आसानी से शिकार होने वालों में से नहीं है। मुमकिन है इस वक्त सूरत हाल की नज़ाकत के तहत उसने मुझे नज़रअंदाज करके फरार होना मुनासिब समझा हो। आखिरी फैसला करके मैं निहायत मोहतात अंदाज में मकानों के नीचे नीचे तैरने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि खुली जगह में ना आऊं। काफी देर तक पानी में तैरता रहा और फिर एक ऐसी जगह निकल आया जहां एक मकान की सीढ़ियां पानी में डूबी नजर आ रही थीं। उनके बाद एक कुशादा सहन था। उस वक्त इससे उम्दा जगह दूसरी नहीं हो सकती थी। चुनाचे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। काई ज़दा सीढ़ियों पर कदम जमाना मुश्किल था, लेकिन किसी न किसी तरह मैं सहन में पहुंच गया। सहन के बाद एक बरामदा था जो लकड़ी के सुतूनों पर रुका हुआ था। उसमें 3 दरवाजे नजर आ रहे थे। मेरे लिए कोई फैसला करना मुश्किल हो रहा था। लिबास पानी में शराबोर था और हुलिया बिल्कुल खराब हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ रुककर लिबास खुश करने की कोशिश करूं या, लेकिन इस या के आगे कुछ नहीं था। लिबास से बहने वाला पानी जमीन पर जमा हो रहा था। बगली होल्स्टर से पिस्तौल निकाल कर देखा तो उसकी नाल से भी पानी टपकने लगा। अब वो एक बेकार शय बनकर रह गई थी। पिस्तौल की तो ज्यादा फिक्र नहीं थी, लेकिन ट्रांसमीटर के भीग जाने से मैं वाकई परेशानी का शिकार हो गया था। मैंने उसे जोर जोर से झटका और फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका बरक़ी निज़ाम नाकारा हो गया था और अब उसमें जरा भी जान नहीं थी। गोया परेशानी का दौर शुरू हो गया था। पिस्तौल तो मैंने वहीं बैठे बैठे पानी में उछाल दिया। ट्रांसमीटर को इस उम्मीद पर पास रख लिया कि मुमकिन है खुश्क होकर वो खुद ब खुद काबिल इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद मैंने अपनी जगह से उठकर एक दरवाजे पर कुव्वत आजमाई की और दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ तारीकी थी। चंद लम्हे मैं उस तारीकी में उल्लुओं की तरह आंखें फाड़े खड़ा रहा। फिर जब आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो कमरे का माहौल वाजे हो गया। स्टोर टाइप कमरा था। बहुत सा सामान भरा हुआ था। उसमें काम की चीज भी मुझे मिल गई। ये फौजी तर्ज का लिबास था। जूते भी मौजूद थे। मेरी बातें खिल गईं। मैंने अंधेरे ही में उस लिबास को टटोलना शुरू कर दिया और फिर अपना लिबास उतार कर उसे पहन लिया। काफी ढीला लिबास था, लेकिन काम चल गया। जूते अलबत्ता पैरों में नहीं आ सकते थे। चुनाचे अपने जूते उतार कर मैंने जिस हद तक मुमकिन हो सका उनमें से पानी छटका, मुंह से उतार कर फेंक दिए, क्योंकि वो बुरी तरह पानी में शराबोर थे और उनके खुश्क होने का कोई इम्कान नहीं था। बगैर मोज़ों के जूते पहनने के बाद मैं ज़रूरी सामान अपने उस नए लिबास में रख कर और पुराने लिबास का बंडल बनाकर उस दरवाजे की जानिब बढ़ गया जो दूसरी तरफ खुलता था। दरवाजे की दूसरी तरफ एक और कमरा था और खुशकिस्मती से ये भी खाली था। जब उस कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला तो बिल्कुल वैसा ही मंजर नजर आया जैसा अक़बी हिस्से में देख चुका था। थोड़े ही फासले पर बाहर जाने का रास्ता नजर आ रहा था। ये खूबसूरत अकामतगाह किसकी थी उससे मुझे कोई सरोकार न था। अलबत्ता ये मेरे लिए एक बेहतरीन आर्जी पनाहगाह साबित हुई थी। मैं ज्यादा उलझनों में न पड़ा और वहां से बाहर निकल आया। तरोड़ा में दाखिल होने के बाद ये पहला हंगामा था जिससे मेरा वास्ता पड़ा था, लेकिन सारा मामला ही पुरअसरार था। मीरिया की हकीकत अभी तक मालूम नहीं हो सकी थी। जैक के मेकअप में यहाँ पहुंचकर मुझे कोई खास काम करने का मौका नहीं मिल सका था। बाहर गली सुनसान पड़ी हुई थी। सड़कों पर कदीम तर्ज के कैरोसिन लैंप लगे हुए थे जिनसे मध्यम रोशनी फैल रही थी। बड़ा पुरअसरार सा माहौल था। ताहद नजर खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। मीरिया के लिए बार बार जहन में तजस्सुस जाग उठता। उस गली को अबूर करके मैं एक चौड़ी सड़क पर आ गया। तब अचानक मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी और मैं चौंक पड़ा। ये मीरिया का वही मदकूक साथी था जो लैंड रोवर ड्राइव करता रहा था। उसी वक्त उसने मुझे देख लिया, लेकिन जो हरकत उसने की वो इंतहाई हैरतनाक थी। उसने दफतन ही पिस्तौल निकालकर मुझ पर फायर कर दिया।
यके बाद दीगरे उसने 3 फायर किए, लेकिन तकदीर ही थी जो बच गया। उसके बाद शायद उसका पिस्तौल खाली हो गया था। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। मदकूक शख्स ने एक बार फिर पलटकर खाली पिस्तौल से मेरे सर पर ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी और फिर मैंने बुरी तरह उसकी गर्दन रगड़ दी और वो सीधा हो गया। मैंने गुर्राए हुए लहजे में कहा, अहमक गधे, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो पलकें झपकाने लगा, फिर दफतन चौंक पड़ा। अरे आप मिस्टर जैक, मेरे खुदा आप! मैंने गुर्रा कर कहा, तुम्हारी बीनाई बिल्कुल ही जाती रही है क्या? वो गर्दन झटकने लगा। लानत है मुझ पर, लानत है। मैंने उसे छोड़ दिया और फिर खुद ही गिरेबान से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा था। मैंने पूछा, यहाँ क्यों मर रहे थे? बोला, बस ऐसे ही निकल आया था, कोई और काम नहीं था। मगर मेरा कसूर भी नहीं है जनाब, आपका लिबास, आप इस लिबास में तो नहीं थे। मैंने कहा, चलो मुझे सराय ले चलो, मैं यहाँ का रास्ता नहीं जानता। वो बोला, आइए मिस्टर जैक, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। मेरे खुदा, अगर आपको गोली लग जाती तो। वो मेरे साथ आगे बढ़ रहा था। सराय तक पहुंचते हुए हमें तवील फासला तय करना पड़ा था। फिर मैंने दूर से उस सराय नुमा जगह को पहचान लिया। जिस कमरे में मीरिया ने कयाम किया था वो खाली था, गोया वो वापस नहीं पहुंची थी। मैं परेशानी से उसके बारे में सोचता रहा। अगर ये सारे मामलात लाइन ऑफ क्रूजल से मुताल्लिक न होते तो शायद मैं उस पर लानत भेजकर आगे बढ़ जाता, लेकिन कुछ मालूम किए बगैर उसे छोड़ने को भी जी नहीं चाहता था। मदकूक शख्स ने पूछा, मैं जाऊं जनाब? मैंने कहा, बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, बैकर, वाइन बैकर। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें जाने की जल्दी है? वो बोला, नहीं जनाब। वो बैठ गया, लेकिन कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे किसी चीज का एहसास दिलाने लगी। कोई ऐसी बात थी जो मैं समझ नहीं पाया था। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, तब बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर मीरिया अंदर दाखिल हो गई। उसे मेरी तरह कोई लिबास नहीं मिल सका था, इसलिए उसकी हालत अयां थी। मुझे और बैकर को देखकर वो एक लम्हे के लिए सुन रह गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और मेरे करीब पहुंच गई। तुम ठीक हो जैक? जख्मी तो नहीं हुए? मैंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान था, अफसोस मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। वो बोली, तुम जिंदा सलामत हो, ये कम नहीं है मेरे लिए। ये बैकर कहाँ से मिल गया तुम्हें? मैंने बैकर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से वापसी पर मुलाकात हो गई। इस बेचारे ने यहाँ तक मेरी रहनुमाई की है। वो बोली, ये जगह हमारे लिए मखदूश हो गई है जैक, मेरे ख्याल में हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने कहा, अगर तुम मुनासिब समझती हो तो ठीक है। वो बोली, बैकर, चलो फुर्ती से ये सामान समेटो और खामोशी से निकल चलो। बाहर सन्नाटा है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बैकर ने तामील में देर न लगाई। चंद लम्हों के बाद हम बाहर निकल आए। लैंड रोवर सराय नुमा जगह से कोई 1 फरलांग के फासले पर खड़ी हुई थी। उसकी चाबी बैकर के पास मौजूद थी। साथ लाया हुआ सामान लैंड रोवर में रखा गया और फिर बैकर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैंने पूछा, हमारा तीसरा साथी कहाँ है मीरिया? उसने जवाब दिया, उस जगह जहां हम जा रहे हैं। लैंड रोवर एक सड़क पर दौड़ती रही, फिर एक चौराहे पर पहुंचकर बैकर ने उसकी रफ्तार सुस्त कर दी। उसने पूछा, अब किस तरफ चलूं मैडम? मीरिया ने कहा, बिल्कुल सीधे। बैकर ने गर्दन खम कर दी। लैंड रोवर का ये सफर तकरीबन 1 घंटा जारी रहा। रफ्तार काफी तेज थी और तवील फासला तय हो चुका था। फिर मीरिया ने लैंड रोवर एक कच्चे रास्ते पर उतारने के लिए कहा और बैकर भर्राए हुए लहजे में बोला, मैं इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानता। मीरिया ने सर्द लहजे में कहा, चलते रहो, और मुझे ये लहजा अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैं पुरसुकून ही रहा था। ये रास्ता एक खंडरनुमा इमारत तक गया था। उस इमारत के सामने मीरिया ने लैंड रोवर रुकवा दी और फिर नीचे उतर गई। उसने कहा, आओ जैक, बैकर तुम सामान उतार लाओ। और बैकर ने लैंड रोवर से मुख्तसर सामान उठाया और मीरिया के साथ आगे बढ़ने लगा। इमारत के अंदरूनी हिस्से बिल्कुल तारीक थे, लेकिन मीरिया इस तरह चल रही थी जैसे उससे पूरी तरह वाकिफ हो। मैं भी अंधों की मानिंद आगे बढ़ रहा था। फिर मीरिया ने कोई दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई, मगर अचानक ही तेज रोशनी फैल गई। ये रोशनी बैटरी लैंप की थी। इसका मतलब था कि ये खंडरनुमा इमारत मीरिया की कोई खुफिया पनाहगाह थी। रोशनी में वहाँ एक मसहरी पड़ी नजर आ रही थी। 2 कुर्सियां और एक मेज भी थी। बैकर ने सामान नीचे रख दिया और दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक खौफजदा सी आवाज निकल गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसकी फटी फटी नजरें मीरिया पर जमी हुई थीं। उसकी निगाहों के ताकुब में मेरी नजरें भी मीरिया की तरफ उठ गईं। मीरिया के हाथ में दबे पिस्तौल की नाल बैकर की तरफ उठी हुई थी। बैकर की फटी फटी आवाज उभरी, मैडम, मैडम, मेरा कसूर क्या है? मीरिया ने सर्द लहजे में कहा, उन लोगों को हमारे बारे में इत्तला किसने दी? बैकर ने कहा, मैं नहीं समझा। मीरिया ने कहा, बूढ़े गधे, अपनी औकात पर गौर किया था। मैं तुझे कुछ पूछने के काबिल भी नहीं समझती।
मीरिया ने उसकी पेशानी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल पर साइलेंसर लगा हुआ था और यकीनन ये वो पिस्तौल नहीं था जो बूढ़े ने हमें पेश किया था। बैकर के दोनों हाथ फैल गए और फिर वो औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। मैं खामोशी से मीरिया को देख रहा था। कुछ तवक्कुफ के बाद मीरिया ने कहा, मेसन ने उन लोगों को हमारे बारे में इत्तला दी थी। वो खुद भी उस वक्त उन लोगों के साथ था जब हम नंबर 6 की तलाश में वहां पहुंचे थे। मैंने सवालिया अंदाज में कहा, मेसन? मीरिया ने कहा, मेरा दूसरा साथी। ये दोनों गद्दार थे। मेरा दिल धड़क उठा। गद्दार? मैंने सोचा, कौन थे ये जो गद्दार थे? किसके गद्दार थे? क्या स्टीफन ब्राकोडा के? अगर ये बात थी तो मेरा सर बुरी तरह चकरा कर रह गया। मीरिया कौन है? जैक क्रोशर कौन था जिसके पास लाइन ऑफ क्रूजल से मुताल्लिक कागजात मौजूद थे? वो चोकोर बक्स क्या चीज थे? ये सब मालूम करने के लिए इंतजार करूं या अपनी फितरत के मुताबिक अंधा कदम उठा लूं? जहन में ज्वार भाटा उठ रहा था। दिल कुछ करने को चाह रहा था। मीरिया गहरी सोच में डूबी हुई थी। न जाने उसके जहन में क्या ख्यालात थे। मैं उन दोनों के बारे में सोच रहा था जिन्हें मीरिया ने हलाक कर दिया था। अगर वो मीरिया की निगाहों में गद्दार थे तो इसका मतलब यही था कि वो अरबों के वफादार थे। उनकी कौमियत के बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सका था। बज़ाहिर तो अरब नहीं मालूम होते थे, लेकिन साइका माइलर भी तो अरब नहीं थी। तारीना हार्डो भी तो अरब नहीं थी। उसके बावजूद अरबों के मफादात के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल थी। और फिर कुछ लोग अरबों का साथ भी दे रहे थे और इसी तरह इस बात के इम्कानात भी थे कि और भी कुछ लोग अरबों के मफादात के लिए यहाँ जरूर सरगर्म अमल होंगे। लाइन ऑफ क्रूजल का पूरा प्रोग्राम सिर्फ अरब ही नहीं तरतीब दे रहे थे, उन्हें बैरूनी हमदर्दों की हिमायत भी हासिल होगी। और अब तक जिस कदर मालूमात हुई थी उनसे ये अंदाज़ा कायम करना मुश्किल नहीं था। बदकिस्मती से उन दोनों के बारे में उस वक्त ये सवालात जहन में नहीं आए थे जब वो जिंदा नहीं रहे थे। उस शख्स ने जिसने अपना नाम वाइन बैकर बताया था मुझ पर जानबूझकर फायरिंग की थी, लेकिन जब मेरे हाथों से छू गया तो गलत फहमी का इजहार शुरू कर दिया। शुबा तो पहले ही था मुझे, लेकिन जहन के किसी गोशे में ये तसव्वुर नहीं था कि वो अरबों के मफादात का हामी होगा। और उस वक्त भी सिर्फ गद्दार का लफ्ज़ इन तमाम बातों की तौजीह नहीं करता था। मामलात बेहद उलझे हुए थे। उस इमारत के बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं था कि किस नौयत की है और यहाँ मीडिया के अलावा और किस किस की मौजूदगी के इम्कानात हो सकते हैं। हर चंद के बज़ाहिर यहाँ किसी और की मौजूदगी महसूस नहीं होती थी, लेकिन मीडिया काफ़ी पुरस्कार लड़की साबित हुई थी। अभी मुझे उस पर आया नहीं होना चाहिए था। मुमकिन है मजीद कुछ काम की बातें मालूम हो सकें, चुनाचे अपने आप को संभाले रखना ही मुनासिब ख्याल था। थोड़ी देर के बाद मीडिया ने गर्दन झटकी और ख्यालात से छुटकारा हासिल कर लिया। फिर उसने कहा, जो कुछ होना था जैक वो हो चुका है। जाहिर है अब हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं उस सामान के लिए परेशान हूँ मीडिया जो तुमने इन लोगों के सुपुर्द कर दिया था। क्या तुम्हारे ख्याल में वो महफूज हाथों तक पहुँच गया होगा? वो बोली, अफसोस नहीं। कमबख्त मेसन को हलाक करते हुए मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आया और ये शख्स बस जुनून के आलम में मारा गया। चूंकि नंबर 6 की मौत जहाँ तक मेरा ख्याल है इन्हीं की निशानदही पर हुई थी और वो हमारे लिए बेहद कारामद आदमी था। हाँ, तुम ये बताओ तुम पर क्या बीती उस इमारत से निकलते हुए? अफसोस मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं कर सकी थी। हालात अचानक ही ये रुख इख्तियार कर गए थे। मैंने कहा, नहीं मीडिया, जाहिर है अब तुम्हें मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को हलाकत में डालने की ज़रूरत नहीं। मैं अब बेहतर हालत में हूँ, लेकिन उन लोगों की गद्दारी का मुझे शुबा भी नहीं। आखिर ये अचानक ही। वो बोली, नहीं अचानक ही नहीं जैक, यहाँ जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं उनका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ वक्त यहाँ गुजारोगे तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। बाहर तो और जो कुछ तुम्हारे जरिए यहाँ पहुँचा है उसकी तलाश हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। हमें उसके लिए कोशिश करना होगी और जब तक उसके बारे में मालूमात हासिल ना हो जाएं हम किसी दूसरे काम का आगाज़ नहीं करेंगे। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। फिर मैंने उस इमारत के बारे में पूछा, यहाँ हमारे अलावा और कौन कौन है? मेरा मतलब यकीनन तुम किसी ऐसी महफूज जगह आई होगी जहाँ हमें कोई फौरी उलझन नहीं पेश आ सकती। वो बोली, यकीनन। तुम इस सिलसिले में बिल्कुल मुतमईन रहो। आओ दूसरे कमरे में आओ, मैं उसकी लाश ठिकाने लगा दूंगी, इसकी फिक्र न करो। वो मुझे वैसे ही दूसरे कमरे में ले आई। बैटरी लैंप उसके हाथ में था जो उस कमरे में आकर उसने एक मेज पर रख दिया। फिर उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम करूं? मैंने पूछा, क्या ये मुमकिन है? बोली, हाँ मुमकिन है। ये हमारी खुफिया पनाहगाह है और इत्तेफाक से यहाँ के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा, फिर ठीक है। मीरिया मुझे यहाँ छोड़कर बाहर निकल गई। ये अंदाज़ा तो मैं भी लगा चुका था कि मीरिया उस इमारत से पूरी तरह वाकफियत रखती है और अब उसने कह भी दिया था कि ये उसकी खुफिया पनाहगाह है। चुनाचे मुझे इस बारे में बहुत कुछ सोचना था। बहुत से तसव्वुरात और ख्यालात मेरे जहन में थे।
टेरोडा के बारे में अभी मैं कुछ नहीं जान सका था। यहाँ तक पहुँचने की बड़ी आरज़ू थी और मुझे इस सिलसिले में बहुत सी मालूमात भी थी। जाहिर है अगर स्टीफन ब्राकोटा टेरोडा में मसरूफ़ अमल है तो उसके साथ साथ ही बहुत से अरब ममालिक भी यहाँ हिफाजती इंतजामात की निगरानी करते होंगे, क्योंकि यहीं से लाइन ऑफ क्रूज़ल को कंट्रोल किया जाता था। मुमकिन है फ़लस्तीन के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हों और कम अज़ कम उनके लिए मैं अजनबी नहीं हो सकता था। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि खुद को उन पर जाहिर न करके सिर्फ अपना काम अंजाम दूं और स्टीफन ब्राकोटा की कोशिशों को नाकाम बनाकर उसे फना कर दूं। अगर इस दौरान उन लोगों को मेरे बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाएं तो दूसरी बात है, वरना अपने तौर पर अपने आप को जाहिर करने की चंदा ज़रूरत महसूस नहीं करता था, बशर्ते कि मुझे ऐसे ही नाखुशगवार हालात का सामना न करना पड़े जिसमें मुझे किसी की इमदाद की ज़रूरत हो। मैं अगर चाहता तो फौरी तौर पर अपने लिए यहाँ बहुत सी मुराद हासिल कर सकता था, लेकिन अभी दिल नहीं था। हाँ, मीरिया के बारे में ज़रा गहरे अंदाज में सोचना पड़ रहा था। एक सूरत तो ये थी कि यहाँ इस खामोश इमारत में जहाँ मीरिया और मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं मीरिया की ज़बान खुलवाने का माकूल बंदोबस्त कर लूँ, और दूसरी सूरत ये थी कि अभी मीरिया का साथ दूँ और उसी के ज़रिए किसी ऐसी मौसर जगह पहुँच जाऊँ जहाँ से मुझे ब्राकोटा तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। लाइन ऑफ क्रूज़ल की आबादियाँ देखने का शौक़ था। टेरोडा के बारे में भी तफसीलात जानना चाहता था, लेकिन तमाम चीज़ों पर तवज्जो देने से ज़्यादा अहमियत स्टीफन ब्राकोटा की थी। मुमकिन है अभी अरब मुहाफिजों को ये बात मालूम न हो कि ब्राकोटा नामी कोई शख्स उनके दरमियान मौजूद लाइन ऑफ क्रूज़ल में अरबी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई सही फैसला करना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मीरिया वापस आ गई। उसके हाथों में कॉफ़ी के बर्तन थे जो उसने मेरे सामने रख दिए। मेरी गहरी निगाहें उसकी हरकत का जायजा ले रही थीं, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी बात महसूस नहीं हुई जिससे मुझे शुबा होता कि मीरिया मेरी तरफ से भी मशकूक हो गई है। कॉफ़ी पीते हुए मैंने मीरिया से पूछा, अगर वो दोनों गद्दार थे मीरिया, तो तुम्हारे ख्याल में उनका ताल्लुक किससे हो सकता है? मीरिया ने पुरख्याल निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, जैक, हम में से हर शख्स को महदूद कर दिया गया है। काम करने का अंदाज बड़ा अजीब है। हमें हमारी जिम्मेदारियां समझा दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हमारे मद्दे मुकाबिल कौन लोग हैं। बस खुद ही आजमाइश में पड़ना पड़ता है और ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कौन हमारे मफादात के खिलाफ जा रहा है। इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। मीरिया के अल्फाज बहुत मोहतात थे और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि इस एहतियात की कोई ख़ास वजह है या फिर जो कुछ उसने कहा है वही हकीकत है। चंद लम्हे बिल्कुल खामोशी रही। मीरिया मुसलसल गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उसने कहा, मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं जो उस वक्त उन लोगों के दरमियान हो रही थी जब तक तुम मेरे पास नहीं पहुंचे थे और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मेरा ख्याल है आज रात गुजारने के बाद कल दिन की रोशनी में मैं इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करूंगी। मैंने पूछा, मसलन किस किस्म की बातें? वो बोली, मेसन एक्विन नामी जगह का नाम ले रहा था और बैकर ने उसे ये कहकर खामोश किया था कि इस सिलसिले में ज़बान बंद रखी जाए। एक्विन के बारे में इत्तेफाक से मैंने इन लोगों से अलग हट कर भी कुछ बातें सुनी थी। वो जगह यहाँ से गालिबन कुछ फासले पर किसी दरियाई रास्ते पर है। बैकर ने जब मेसन को इस बारे में मना किया था तो मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। दरवाजे से दाखिल होते हुए मैंने ये बातें सुनी थी। मैं यहाँ अपने साथियों को तलाश करके उनसे एक्विन के बारे में पूछूंगी। दरअसल जैक, हम वाकई सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं, क्योंकि ये तमाम जिम्मेदारी मेरे ही शानों पर थी और इसकी जवाब तलबी मुझसे होगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। मैंने कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में उस एक्विन नामी जगह पर इन लोगों के साथी मौजूद होंगे और मेरा लाया हुआ सामान इसी इलाके में पहुंचा होगा? वो बोली, ये सिर्फ एक ख्याल है, क्योंकि एक्विन के बारे में वो जिस पुरस्कार अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त मैंने इस पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज जब मैं इन लोगों की हरकत पर गौर करती हूँ तो यूँ महसूस होता है जैसे इनकी शख्सियतें तो इब्तिदा ही से मशकूक थीं। मैंने ही तवज्जो नहीं दी थी और सच मानो तो कसूर मुकम्मल तौर पर मेरा भी नहीं। इन दोनों को ऊपर से मेरे पास भेजा गया था और मुझे हिदायत की गई थी कि ये मेरे बेहतरीन मावन हैं। जब ऊपर ही से धोखा खाया गया तो मैं क्या कर सकती थी? बहरहाल आज रात यहीं आराम करो। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आर्जी रिहाइशगाह के तौर पर मैंने इस जगह को खासा बेहतर बना लिया है। मैं खामोश हो रहा और उसके बाद मीरिया से इस मौजू पर कोई खास गुफ्तगू न हुई। उसने थोड़ी देर के बाद मुझे आराम करने के लिए कहा और खुद कमरे से बाहर निकल गई। मैंने पूछा, मैं लाश ठिकाने लगाने के सिलसिले में तुम्हारी मदद करूं मीरिया? उसने कहा, नहीं डियर, तुम आराम से दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। बाकी जो सारी बातें थीं वो अपनी जगह थीं, लेकिन अपने बारे में मैंने मीरिया के किरदार में कोई लचक नहीं पाई थी और कम से कम इस किस्म के किरदार मेरे लिए सुकून का बायस होते थे जो जहन को दूसरी उलझनों में गिरफ्तार न करें। लैंड रोवर में वक्त गुजारते हुए भी मीरिया मेरे लिए कोई उलझन नहीं बनी थी। उसके जाने के बाद मैं दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया।
लेकिन नींद जहन से कोसों दूर थी और ख्यालात की जलगार हो रही थी। बार बार दिल चाह रहा था कि साइका माइलर से गुफ्तगू करूं, लेकिन उस वक्त हालात इस बात की कतई इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि मिरिया 2 आदमियों को कत्ल करने के बाद बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई होगी। 2 ही सूरतें थीं, या तो मैं उसकी गर्दन पर अंगूठा रख कर उससे हालात के बारे में सवालात करूं और असल बात मालूम कर लूं, या फिर वक्त का इंतज़ार करूं। लेकिन इस दौरान मेरे लिए खतरात भी थे, क्योंकि बकौल मिरिया के यहाँ उसके दूसरे साथी भी मौजूद थे। ताज्जुब-खेज़ बात यह थी कि मिरिया इतना लंबा सफ़र तय करके जैक क्रोशर को उस जगह रिसीव करने क्यों गई थी जहाँ मेरी उससे मुलाकात हुई। लड़की की शख्सियत मेरी निगाहों में काफ़ी पुरअसरार हो गई थी। वो अब पहले से भी ज़्यादा मेरे लिए मशकूक हैसियत इख्तियार कर गई थी। बिलाखिर मैंने दिल में यही फैसला किया कि उसकी असलियत तक पहुँचना चाहिए, खा इसके लिए मज़ीद इंतज़ार करना पड़े। ज़ाहिर है फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं था, चुनांचे मैंने सब्र करना ही मुनासिब ख्याल किया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।